आदाब। एजाज अहमद एक और व्लॉग के साथ हाजिर है। बहुत ही संजीदा मामला है। हालात ने एक ऐसा रुख अख्तियार कर लिया है जहाँ सूरत किसी भी जानिब जा सकती है। कोई भी बड़े से बड़ा गैर आईनी से गैर आईनी फैसला भी हो सकता है। बहुत हुकूमत ने ये ऐलान करके सबको हैरान कर दिया है कि वो आर्टिकल 6 लगाने जा रही है। इमरान खान, आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ, और PTI पर पाबंदी लगाने का भी फैसला किया गया है। और हतमी फैसला काबीना के अगले इजलास में आ सकता है। याद है अता तारा साहब ने, जो वज़ीर इत्तलाआत है, हुकूमती तर्जुमान भी हैं, इस हवाले से हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन है कि ये फैसला कैसे हुआ, क्या पहुंचा, एस्टेब्लिशमेंट इस पर क्या कहती है। उनसे भी हमने बात की। नाज़रीन, बात अब इसी से आगाज़ करते हैं कि लेकिन एक साथ आपको छोटी सी पहले खबर सुना देते हैं कि सनम जावेद को बलूचिस्तान पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की थी 9 मई के मुकदमे में। और उसमें आज दिन में ही जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में, जहां उन्होंने राहदारी रिमांड देना था, वहाँ जो वकील था सरकारी, उससे भी दलाल दी। और फिर FIA के वकील ने जो फैसला उड़ाया गया है अफजल मजूका उनकी जानिब से आए, सनम जावेद की गिरफ्तारी का जो FIA ने उनको अरेस्ट किया था, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये जो सोशल मीडिया है, इस पर पाबंदी नहीं लग सकती। और ये सोशल मीडिया 2 लाख फॉलोवर्स हैं, और ये कहीं भी आग लगाई जा सकती है, और हम ना अमेरिका जा सकते हैं ट्विटर से मिलने के लिए, ना यहाँ जा सकते हैं। तो ये इस बात पर नजरसानी करना होगी। तो सनम जावेद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिलीफ दे दिया फिलहाल। जुमेरात तक जो है वो उनको उनके बारे में फैसला कर दिया है कि वो उनको इस्लामाबाद से बाहर नहीं ले जाया जा सकता, बलूचिस्तान उनको नहीं भेजा जा सकता। अब नाज़रीन आते हैं इस मामले की जानिब। आज अचानक एक मैसेज मिला, अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का PTV हेडक्वार्टर में, जो ऑडिटोरियम है वहाँ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ वो चले गए। मीडिया ने उसको कवर किया, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस गई, वो सबने सुन लिया। उन्होंने ये कहा, तो अब उसमें उन्होंने ये कहा कि हमने तमाम इत्यादियों को भी एतमाद में ले लिया। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछा, जिन साहब से मेरी बात हुई वो काफ़ी सीनियर हैं और जो क़यादत है उनके करीब हैं, यानी आसिफ ज़रदारी साहब के भी करीब हैं बहुत, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के भी करीब हैं। उन्होंने उनका ये कहना था कि हमें जो है वो सिर्फ बताया गया। जबकि एक और रहनुमा का ये कह रहा था कि नो आइडिया। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको एतमाद में लिया गया, क़यादत को एतमाद में लिया गया? उन्होंने कहा नो आइडिया। लेकिन फिर खबरें ये आना शुरू हुई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत जो है वो उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया, और ये कहा है कि ये फैसला काबिल कबूल नहीं होगा, काबिल अमल नहीं होगा। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चंद रहनुमाओं से मेरी बात हुई, उनका भी यही कहना था। फरतुल्लाह बाबर साहब ने, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा है, लेकिन वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इंसानी हकूक़ का विंग है उसके सरबराह है, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी मुखालफत कर दी। शायद खाकान अब्बासी ने भी मुखालफत की है। उस पर तो मेरा तबसरा ये है कि शायद खाकान अब्बासी वो स्टैंड लेकर, जो अगर PTI पर पाबंदी लग जाती है तो फिर शायद खाकान अब्बासी जो है वो अपने आप को इमरान खान के मुतबादिल के तौर पर पेश करेंगे। ये मेरी इतला भी है, पहले से कुछ PTI के लोगों से मेरी बात हुई थी, जब वो चंद दिन पहले ये लॉन्च हुई थी उनकी पार्टी। लेकिन मैंने फिर जब ये खोज लगाया कि क्या हुआ, तो पता ये हुआ कि एक बड़े ऐवान इक़्तिदार में रिहायशी हिस्से में रात गए, एक नशिस्त हुई जिसमें जो बदूइन थे, अब उनमें से कौन गया कौन नहीं गया इसकी किसी ने तस्दीक नहीं की, तब्दील भी नहीं की। लेकिन जो बदूइन की फहरिस्त थी वो मैंने देखी। उसमें इसहाक डार साहब का नाम था, स्पीकर कौमी असम्बली का नाम था, आज़ाद वज़ीर तारड़ का नाम था, फारूक एच नायक का नाम था, अटॉर्नी जनरल साहब का भी नाम था, कुछ और लोगों के भी नाम थे। और इतना ये है कि ये पहली उससे पहले सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई थी। ये मुशावरत उसके फॉलोअप के तौर पर हुई, और उस मुलाकात में ज़रा ये कहते हैं कि इस मामले पर गौर किया गया, तमाम ऑप्शन पर गौर किया गया, और उस पर भी गौर किया गया। और उसके बाद फिर मरी में जो मुशावरत हुई नवाज शरीफ के साथ, उसमें भी ये मामला जो है वो ज़ेर गौर है। शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई थी नवाज शरीफ साहब से मरी में, और आज फिर मुलाकात थी मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ की। और सीनियर क़यादत को बुलाना था लेकिन नहीं बुलाया, तो नवाज शरीफ साहब ने तो पिटीशन कर दी, वो नज़रसानी की अपील दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। उस पर उन्होंने ग्राउंड्स लिए हैं, वो मजबूत ग्राउंड्स हैं। अब फैसला उस पर सुप्रीम कोर्ट ने करना है। मेरी राय ये है कि ये फैसला जजिस ने, चूँकि टेक्निकली जो PTI को सीटें देने का मामला है वो 11 जजिस ने इतफाक़ किया है, तो इसलिए जो है वो मैं नहीं समझता कि वो फैसला नज़रसानी में नून लीग को कोई फ़ायदा होगा या नवाज शरीफ साहब को कोई फ़ायदा होगा। लेकिन लड़ाई नासिन आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है, तख्तिया तख्ता होकर रहेगा।
हुकूमत ने ऐलान कर दिया अब वफाकी काबीना का इजलास जो है वो आशूरा के फौरी बाद किसी वक्त होना है। उसके बाद और ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था कि मंडे को पार्लियामान से जवाब दिया जाएगा, तो पार्लियामान से तो जवाब नहीं दिया गया, लेकिन पार्लियामान के मेंबर ने जो जो वजीर भी हैं पार्लियामान में हुकूमत की नुमाइंदगी भी करते हैं, उन्होंने जवाब दे दिया। अब नाज़रीन इसमें इसकी चंद मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। एक तो जनरल मुशर्रफ जो थे उन्होंने 5 जमातों को और वो दहशतगर्दी में उनको मुलव्वस होने का इल्ज़ाम था, जिसमें लश्कर तैयबा थी, लश्कर जंगी थी, और उनकी मसूद अज़हर वाली जो जमात थी जैश ए मोहम्मद, इन समेत 5 जमातें थी जिन पर जिनको शेड्यूल 4 में डाल के पाबंदी आयद की थी और फिर रेफरेंस भेज दिया था सुप्रीम कोर्ट। वो मामला चूँकि मुख्तलिफ था, लेकिन उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो दौर में 1976 में नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगी थी। उस वक्त हुकूमत के पास कुछ एविडेंस थी, स्ट्रॉन्ग एविडेंस थी। वो एविडेंस भेजी गई थी सुप्रीम कोर्ट और नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये फैसला जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, वो बात पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक अभी उनको हॉन्ट करता है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इस फैसले को कबूल करना, उसकी हिमायत करना मुश्किल दिखता है बज़ाहिर, क्योंकि पीपल्स पार्टी आज़ादियों की बात करती है, जमहूरी आज़ादियों की बात करती है, सियासी आज़ादियों की बात करती है। ताहम बिलावल भुट्टो चूँकि इस वक्त मुल्क में नहीं है, इतलात के मुताबिक वो अमरीका में निजी दौरे पर हैं, छुट्टियाँ गुजार रहे हैं। उनसे पार्टी क़यादत रब्ता कर रही है, और पार्टी क़यादत उनसे रब्ता कर रही है ये पूछने के लिए कि क्या उन्हें आगाह किया गया या नहीं आगाह किया गया। अगर फारूक एच नायक उस मुशावरत में मौजूद थे तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है। वो पीपल्स पार्टी जो जिसको आसिफ ज़रदारी की पार्टी समझा जाता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी पर के असल कायद आसिफ ज़रदारी ही समझे जाते हैं, वो उनके ऐवान सदर में हैं। तहम मैंने इस हवाले से फिर ट्विटर देखा और दोस्तों से बातें की, गुफ्तगू सुनी, तो ये कहा जा रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे है। हो सकता है ये बात दुरुस्त होती। तो मैंने चूँकि मैं डिफेंस कवर करता हूँ, मैंने अपने जो सोर्सेज हैं उनसे बात की। उनका ये कहना था कि उनका ये कहना था कि हम आपको ईमानदारी से ये बता रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इस फैसले के पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि हम ये सिर्फ ये चाहते थे कि हुकूमत जो है वो खुद फैसला करे। उनका ये कहना था कि ये पॉलिटिकल फैसला था, सियासी जमात को करना चाहिए था, हुकूमत को करना चाहिए था, हमने इसमें कोई राय नहीं दी। उनका ये कहना था कि हम ये चाहते थे कि हमारे कांधे पर बंदूक रख कर न चलाई जाए, हुकूमत ये फैसला करे और ये हुकूमत का फैसला है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या इस फैसले के पीछे खड़े होंगे? तो उनका कहना था कि हम हुकूमत के वक्त के पाबंद हैं, आइनी जिम्मेदारियाँ हैं, तो जो हुकूमत हमें कहेगी हम वो करेंगे। वो वही एक जो नैरेटिव DGI SPR भी देते हैं और पाक फौज पिछले कुछ अर्से से देती है। इमरान हुकूमत में भी यही मौक़िफ़ दिया जाता था और अब भी दिया जा रहा है कि हुकूमत जो जिम्मेदारियाँ देगी आर्टिकल 145 या 47 के तहत, तो वो हम आर्टिकल 45 और 147 के तहत तो हम वो करेंगे, उस पर अमल करेंगे। उनकी जानिब से तो बिल्कुल ना कर दी गई कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन अब देखना ये है कि क्या ये फ़ैसला जो काबिल अमल है। नाज़रीन, मुझे ये लगता है कि बहुत मुश्किलात होंगी हुकूमत के लिए। इसका एक प्रोसेस है। आर्टिकल 6 हुकूमत ने 2 फ़ैसले किए हैं बेसिकली। एक फ़ैसला तो ये है कि आर्टिकल 6 लगाना है आरिफ अलवी पर, इमरान खान पर और कासिम सुलीम पर, और दूसरा फ़ैसला ये है कि PTI पर पाबंदी लगानी है। अब ज़रा दोनों को अलग-अलग करके देखना होगा। इमरान खान ने 8 अप्रैल 2022 को 2023 को नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा 2022 को इमरान खान ने 8 अप्रैल 2022 को ये एडवाइस भेजी सदर आरिफ अलवी को कि असेंबली तोड़ दी जाए। उस वक्त तक तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ जमा हो चुकी थी, असेंबली एडवाइस नहीं आ सकती थी और ये वो एडवाइस जो है वो आइन तोड़ने के मुतरादिफ करार दी गई थी। उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट है बंदयाल जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनकी जानिब से, लेकिन फिर उन्होंने बचा भी लिया था इन तीनों अहदेदारों को, उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म नहीं दिया था, वरना उस वक्त ये कार्रवाई हो सकती थी। बाद में पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये मुतालबा किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा है तो हुकूमत कार्रवाई करे। बिलावल हुकूमत का हिस्सा थे, वज़ीर ख़ारजा भी थे, लेकिन वो उनका ये कहना था कि ये सुप्रीम कोर्ट है तो हुकूमत इस पर कार्रवाई करे, आरिफ अलवी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करे, इमरान खान के खिलाफ करे। फिर जो तरीक़ा जब एतमाद है उसमें ये उसके जो कवायद और ज़वाबित और जो आइन है, आइनी दफ़ात है 195 है ग़ालिबन, उसके मुताबिक आर्टिकल 5 को इन्वोक करना होता है और उनका ये कहना था कि आर्टिकल 5 जो है वो रियासत और आइन की
جو ہے وہ پاسداری اور اس کے تابع رہنے کی پابندی عائد کرتا ہے، لیکن قاسم سوری نے جو ہے وہ جو متعلقہ دفعات تھی آئین کی ان کو توڑا تھا، کیونکہ انہوں نے تحریک عدم اثبات کو دو صورتوں میں، تین صورتیں ہیں، یا تو وہ واپس لے لی جائے یا ووٹ آؤٹ ہو جائے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ پیچ اپ ہو جائے کوئی اور معاملہ آگے چلے۔ معاف کیجیے گا، بس دو ہی صورتیں ہیں، ایک تو جو تحریک عدم اثبات جو ہے وہ جنہوں نے جمع کرائی ہے وہ واپس لے لیں، یا دوسری صورت یہ ہے کہ تحریک عدم اثبات ناکام ہو جائے۔ بے نظیر بھٹو نے ناکام بنایا تھا، تو اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے، ووٹنگ اس کے اوپر کرانا ہوتی ہے۔ قاسم سوری نے فواد چودھری کی تحریک پر اس کو توڑا تھا، تو یہ اب فواد چودھری نے چونکہ تحریک پیش کی تھی وہ پارلیمانی پروسیس تھا، لیکن آئین کو توڑنا پارلیمانی پروسیس نہیں تھا۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان تینوں کے ساتھ ساتھ فواد چودھری کو بھی اس دائرہ کار میں لایا جائے گا، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے کہ 8 اکتوبر کی وہ جو قرارداد تھی جس کے جواب میں جو نقطہ اعتراض تھا وہ جس میں یہ مطالبہ تھا، قرارداد بھی تھی مجھے یاد پڑتا ہے، تو وہ قاسم سوری نے اس پر فوری طور پر تحریک عدم اثبات کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا کہ ووٹنگ نہیں ہو سکتی، تو وہ اس پر یہ توڑا جائے گا۔ دوسرا ہے پی ٹی آئی پر پابندی۔ اب پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے بہت سارے شواہد درکار ہیں، وہ آئین میں اس کی جو ہے وہ موجود ہے کہ کیا کیا اس پہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر پی ٹی آئی نے آئین توڑا ہے، ریاست کے خلاف کارروائیاں کی ہیں، تو 9 مئی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ ریاست کے خلاف کارروائی ہیں۔ پھر جو قرارداد امریکی ایوان نمائندگان سے منظور کرائی، عمران خان نے قبول کیا کہ ہم نے اس کے لیے لابنگ کی، تو وہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ بھی آئین کی خلاف ورزی ہے، صحیح خلاف ورزی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آرمی چیف کو دھمکیاں دی گئیں اور کچھ، لیکن پھر وہ یہ آج ایک جی آئی ٹی بنی تھی تحقیقات کے لیے، جی آئی ٹی کے ذرائع سے بھی ایک خبر سامنے آئی کہ عمران خان کے وائس میسیجز ہیں وہ موجود ہیں، پھر مراد سعید کے وائس میسیجز تھے وہ موجود ہیں، تو حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس بڑے وافر شواہد ہیں اور ہم یہ کابینہ میں لے جائیں گے اور کابینہ سے فیصلہ لیں گے۔ اس کے بعد اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلے پارلیمان اس کی قرارداد منظور کرے گی، دونوں جو ایونٹس ہیں، یعنی آرٹیکل 6 کی کارروائی اور پابندی لگانے کی، اور پھر آرٹیکل 6 کی کارروائی تو کابینہ کی قرارداد کے بعد وہ سپریم کورٹ کو بھیج دی جائے گی کہ وہ ایک اسپیشل ٹریبیونل تشکیل دے، وہ اس کے رولز موجود ہیں، لیکن یہ پابندی کا معاملہ ہے، یہ صدر مملکت کے پاس جائے گا، وہ اس کو دیکھیں گے، ویٹ کریں گے، اور وہ پھر صدر مملکت پھر اس کو اپنے دستخط کر کے آگے بھیجیں گے اس ریفرنس کو جو پابندی کا ہے۔ لیکن اس کے لیے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، کہ اس وقت جو عدالتی ماحول ہے، جس قسم کا عدالتی ایکٹیویزم چل رہا ہے، ججز حکومت کے خلاف پیٹ دکھائی دیتے ہیں، یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ جو ابھی ججز کا فیصلہ آیا تھا، تو جو آنے والے چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ اب اصل قوت میں ہوں تو مجھ سے بات کریں، قاضی فائزی سے صاحب لیم ڈک ہو گئے ہیں، انہوں نے اکتوبر میں چلے جانا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ حکومت کو کچھ اور بھی کارروائی کرنا پڑے گی، کچھ ایمرجنسی نافذ ہو سکتی ہے، بنیادی حقوق معطل ہو سکتے ہیں، عدالتی حقوق معطل ہو سکتے ہیں، یہ سب پارلیمان کے ذریعے کرنا پڑے گا۔ اگر یہ پارلیمان کے ذریعے ہو گیا تو پھر اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے، ورنہ پھر کوئی نہ کوئی غیر آئینی اقدام بھی اس فیصلے پر عمل درآمد کرا سکتا ہے۔ کوئی اور صورت ایسی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ پابندی نہیں لگاتے، اگر آپ ایمرجنسی انووک نہیں کرتے، تو سپریم کورٹ جو ہے وہ اس فیصلے کو اڑا سکتی ہے، یہ اس کا اختیار بھی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ فیصلہ کس شکل میں سامنے آتا ہے، کیونکہ بعض اوقات میرا یہ تجربہ ہے کہ حکومتیں بہت سارے اعلانات کرتی ہیں فریق مخالف کو دباؤ میں لانے کے لیے۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے ناظرین کہ پی ٹی آئی کو مذاکرات کی بارہا پیشکش کی گئی، پیپلز پارٹی نے کی، اس کو حکومت بنانے کی پیشکش کی، آصف زرداری نے مفاہمت کی بات کی، حکومت نے باقاعدہ مذاکرات کی پیشکش کی، فوج نے یہ کہا کہ 9 مئی کے حوالے سے معافی مانگے اور اس کے بعد حکومت سے مذاکرات کریں، لیکن عمران خان صاحب نے سب کو رد کیا، تو حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس کا اس بنیاد پر کیس مضبوط ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، چیزیں کیسے انفولڈ ہوتی ہیں۔ اگر حکومت نے یہ کی ہوش چال نہیں ہے تو پھر اگلے دنوں انسانی حقوق، شخصی آزادیوں، سیاسی آزادیوں کے حوالے سے اور ایمرجنسی کے حوالے سے ہمیں اور آپ کو سخت اقدامات کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔